प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे और भोपाल में एक भव्य रोड शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस रोड शो के लिए बीजेपी ने एक अलग ही तरीके की तैयारियां की गई हैं। वो तैयारियां क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा करने वाले हैं, जहां वो भोपाल में एक शानदार रोड शो करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश की कुल 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। पीएम मोदी पहले सागर और बैतूल में जनसभा करेंगे और बाद में भोपाल में रोड शो करेंगे। इस रोड शो की खास बात ये है कि यहाँ सब भगवा ही भगवा होगा। भगवा पर्दे से लेकर भगवा कुर्सियाँ, यहाँ तक कि गाड़ी भी भगवा होगी। 1 किलोमीटर के इस रोड शो में 200 मंचों पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में अलग अलग वर्ग, समाज और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। एक तरफ ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता भगवा कलर को लेकर भड़के हुए हैं, तो बीजेपी भगवा के सहारे इस लोकसभा चुनाव में भाग बनाने में जुट गई है। उधर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस रोड शो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने जो बोलना बोले, उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है। वहीं देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर कई कटाक्ष किए। छत्तीसगढ़ की रैली में पीएम ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा और कहा, सब छोड़कर भाग रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटबॉल चल रही है। ये इंडी अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी, तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध करके उठाया था, सब छोड़ के भाग गए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शाही परिवार का खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है, बताइए। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 5 साल चली भूपेश सरकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही, वहां हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर सियासी जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर भी पलटवार किया है। सुनिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, वो इन दिनों मंगलसूत्र पर आकर अटकी हुई है। पीएम मोदी के बयान पर मंगलवार को प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि मोदी जी मंगलसूत्र की अहमियत समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहाँ थे? बात दिल्ली की, जहां के जवाहर भवन में आज कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली में आज कांग्रेस का सामाजिक न्याय सम्मेलन होगा। सम्मेलन की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण से होगी। राहुल गांधी सुबह 10 बजे जवाहर भवन में होने वाले सामाजिक न्याय सम्मेलन में भाषण देंगे। इसके अलावा 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलग अलग सेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता अपनी बात रखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि भाषण के जरिए राहुल गांधी मैनिफेस्टो पर उठाए गए सवालों का जवाब भी देंगे। दरअसल 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने राजस्थान की चुनावी सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया
कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो संपत्ति और महिलाओं का मंगलसूत्र बेचकर एक वर्ग विशेष को दे देगी। प्रधानमंत्री ने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि कांग्रेस ने 48 पन्नों के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया है। इन्हीं में से एक है हिस्सेदारी न्याय। घोषणा पत्र के इसी हिस्से में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ वादे किए गए हैं, जिस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी पर डराने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने अभिषेक की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। बीजेपी ने गद्दार बोलें, बोमा फाटाबो। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির উপর রাগাও তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ। ममता बनर्जी के हमले यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने खिलाफ बोलने वाले हर शख्स को मार देना या जेल में डाल देना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को डरा सकती है, लेकिन आम जनता को वोट देने से नहीं रोक सकती। कोलकाता पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी के आरोप में एक शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया था। आरोपी 26/11 आतंकी हमले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। यूपी के अमरोहा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में भारत माता की जय बोलने से भागने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या वोट जाना चाहिए? क्या जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? सीएम योगी के हमले यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, यहाँ के संसाधनों को लूटने की कोशिश करते हैं। ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का हिस्सा है, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा है। वहीं देखिए, कन्नौज लोकसभा सीट पर 24 घंटे के अंदर ही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार का नाम बदल दिया। इस सीट पर अब खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 24 घंटे पहले ही पार्टी ने तेज प्रताप को कन्नौज सीट से उम्मीदवार बताया था। यहाँ तक कि 24 अप्रैल यानी आज तेज प्रताप नामांकन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अचानक ही मंगलवार को इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। अब खबर आई है कि खुद अखिलेश यादव इस सीट पर दावेदारी ठोकेंगे और जल्द ही वो यहाँ से पर्चा भी भरेंगे। खबर ये भी है कि कन्नौज सीट से तेज प्रताप को मैदान में उतारने के अखिलेश यादव के फैसले को स्थानीय नेता मानने को तैयार नहीं थे। सोमवार रात से ही कन्नौज के पार्टी नेता लगातार अखिलेश यादव से मिलकर फैसला बदलने की मांग कर रहे थे। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। वहीं उपचुनाव में पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था। वो पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर संसद पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव के दामाद हैं। तो मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरी डिंपल यादव ने कहा कि 24 में देश बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने जनता से किया एक भी वादा निभाया नहीं है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने मोदी सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में जितने भी वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। न जाने ऐसे कितनी चीजें कही गई थी जो धरातल पे उतर के नहीं आ पाई।
जहाँ स्वच्छ इंडिया की बात करी गई थी, स्वच्छता की, तो अब गांव-गांव जाके अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या स्वच्छ भारत अब हो पाया है कि नहीं। जहाँ गंगा सफाई की बात करी गई थी, आज भी गंगा हमारी जो है गंगा माँ है, आज भी मैली बह रही है। वहीं शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे झूठ बोलने वाली पार्टी बताया और दावा किया कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश हो चुका है इनका। ये देखिए, देश की जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, देश में और वर्ग के लोगों को बांटने का काम करते हैं, तो इससे देश कमजोर किया है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं देखिए, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बयान दिया और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में शायद बीजेपी की हालत पतली रही और इसलिए मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलसूत्र पर महाभारत छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। अफसोस की बात है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हमें हिदायत दी जाती है कि इलेक्शन में हमें मजहब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो पहले फेज़ का जो इलेक्शन रहा है उसमें शायद बीजेपी की हालत पतली रही होगी, क्योंकि जब बीजेपी वाले जो है मजहब का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा सीधा ये मायने निकलता है कि उनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक रही है। उमर अब्दुल्ला को इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि अगर बाकी चरणों में भी बीजेपी को नुकसान हुआ तो सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसे ही बयान सुनने को मिलेंगे। अगर बाकी फेजेस भी इसी तरह गए तो शायद मजहब के अलावा वज़ीर आज़म साहब और बाकी बीजेपी के लीडर जो हैं और किसी चीज़ पे तकरीर करेंगे नहीं। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बातें कही है। महबूबा मुफ्ती इस बार जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। महबूबा मुफ्ती प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने खुद को फाइटर बताया और बीजेपी पर हमला बोला। पिछले 5 साल से तो मैं लड़ाई ही लड़ रही हूँ और आपको पता है उसके लिए मुझे काफ़ी खिमियाजा भुगतना पड़ा, मेरी फैमिली को खिमियाजा भुगतना पड़ा, यहाँ तक कि मेरे वालिद का मुफ्ती साहब का मकबरा उसका भी हिसाब किताब किया गया। मैं तो फाइटर रही हूँ हमेशा। मैंने तो 96 से लड़ाई लड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी बात की। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले पर भी सवाल उठाया। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, इंडिया अलायंस की मीटिंग में मैंने खुद कहा कि हमारा फैसला फारूक साहब करेंगे और फारूक साहब ने फैसला किया, एकतरफा फैसला किया, हमें उससे भी कोई गिला नहीं है। मगर कम से कम हमको बुलाते, हमसे बात करते, हम कहते ठीक है आप तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर का इसी में फ़ायदा है वो भी लड़िए। मगर ये कहा उमर साहब ने कि पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें मैदान में आना पड़ा। मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तत्कालीन मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। जयशंकर ने यह दावा किया है कि सबूत होने के बावजूद यूपीए सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में आयोजित फॉरेन पॉलिसी द इंडिया वे फ्रॉम डिफिडेंस टू कॉन्फिडेंस विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ और उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई, इसके बाद भी मनमोहन सरकार ने उसके खिलाफ कुछ नहीं करने का फैसला लिया था। The defensive era, we accepted terrorism. Defensive era, we were angry, but we said finally, after Mumbai, the national security advisor of the previous UPA government wrote, we sat, we debated, we considered all the options. Then we decided to do nothing. Okay. We decided to do nothing, and the justification was we felt the cost of attacking Pakistan was more than the cost of not attacking Pakistan. अपने संबोधन में जयशंकर ने भारत को वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज बताया। तो भाई देखिए, सीमांचल में दिग्गजों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। पूर्णिया पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठिए वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। सुनिए।
पूर्णिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी को निशाने पर लिया। घुसपैठिए वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल की जनता की तौहीन की है, जिसका जवाब सीमांचल की जनता 26 तारीख को देगी। सीमांचल की जनता 26 तारीख को जाकर बताएगी कि कौन घुसपैठी है और 26 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबाकर मोदी को बताएगी कि तुम बात कर रहे हो। वहीं सीमांचल की सीटों के लिए जोर आजमाइश कर रहे RJD नेता तेजस्वी यादव ने जहां विरोधियों पर जुबानी हमले किए, तो वहीं सीमांचल की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। एकदम हम लोग हर जगह से आश्वस्त है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। जो हार में लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से और एक तरफा माहौल है, पूरा सीमांचल के इलाका हम लोग जीत रहे हैं। सलमान खान के घर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को एक और शक हो रहा है। पुलिस को ये शक है कि ये धमकी और फिर फायरिंग सिर्फ काले हिरण के शिकार का बदला लेना नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात कुछ और ही नजर आ रही है। पहले कई धमकियां और फिर घर के बाहर फायरिंग। अभिनेता सलमान खान के पीछे पड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मकसद क्या है, इसे लेकर पुलिस के शक की सुई अब एक नई बात पर आकर अटक गई है। पुलिस को शक है कि फायरिंग का मकसद सिर्फ काले हिरण के शिकार का बदला नहीं है, बल्कि मुंबई में खत्म हो चुके अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाने का भी हो सकता है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जब लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली, तो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का जिक्र किया और इसी का जिक्र करते हुए सलमान खान को आखिरी चेतावनी की बात कही थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री डी पंडित का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में धर्म, भाषा और ड्रेस कोड पर समानता कारगर नहीं। लोकसभा चुनाव के बीच फिर से हिजाब का मुद्दा उठा है और इस बार आवाज उत्तर भारत से आई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति का कहना है कि अगर कोई छात्रा हिजाब पहनना चाहती है तो ये उसकी पसंद है और उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया, जब उनसे पूछा गया कि वो शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को कैसे देखती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रेस कोड के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि खुलापन होना चाहिए। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो ये उसकी पसंद है और अगर कोई इसे नहीं पहनना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। JNU में लोग शॉर्ट्स पहनते हैं तो कुछ लोग पारंपरिक परिधान भी पहनते हैं। ये उनकी पसंद का मामला है। जब तक वो मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करते, मुझे कोई समस्या नहीं है। कर्नाटक में 2022 में हिजाब विवाद सामने आया था। कॉलेज की 6 छात्राओं ने निर्धारित परिधान पहनने से हटकर हिजाब पहनकर कक्षा में भाग लिया था और उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी कार्रवाई पर संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध जीतने के लिए सैन्य ताकत जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने युद्ध रोकने के लिए देश के लिए सैन्य ताकत और क्षमताओं को जरूरी बताया। आर्मी चीफ ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाल के शक्ति प्रदर्शन ने दिखाया है कि राष्ट्रीय हितों को लेकर देश युद्ध लड़ने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र का समुचित उत्थान तभी हो सकता है जब उसकी राष्ट्रीय शक्ति निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 9वें नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में आर्मी चीफ ने कहा कि आर्थिक शक्ति राष्ट्र के विकास का स्रोत है, वहीं सैन्य ताकत इन परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करती है, जो देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। युद्ध को रोकने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर खतरों का मजबूती से जवाब देने और युद्ध जीतने के लिए सैन्य ताकत और क्षमताएं जरूरी हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की अहमियत पर जोर देते हुए जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भविष्य के लिए सेना को आत्मनिर्भर सेना में तब्दील करना है। इसके लिए अहम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा रही है।